हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 2 में आप सबका स्वागत है। आज हम इंटीरियर ऑफ अर्थ का पार्ट 2 करेंगे और यहाँ पर हम क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, एस्थेनोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, कोर और डिसकंटिन्यूइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ ही ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने यहाँ पे छोड़ा था जहाँ पर हमने पिक्चर देखी थी, सारे जो लेयर्स थी उनकी। अगर हम अर्थ को जो है वर्टिकली काटते हैं, सीधे सीधे अगर आप काट लें और उसका जैसे हम केक की एक पाई निकाल के देखते हैं ना, तो वैसे ही अगर हमने अर्थ की एक पाई निकाल के देखी तो सबसे ऊपर हमें जो लेयर मिलेगी वो होती है क्रस्ट और अपर मेंटल मिल करके लिथोस्फीयर बनाते हैं। ये सबसे ज़्यादा सॉलिड लेयर होती है। उसके बाद एस्थेनोस्फीयर आता है और ये मेंटल का ही पार्ट है। उसके बाद आपका ये पूरा मेंटल है, मतलब क्रस्ट हुआ पहली लेयर, दूसरी लेयर मेंटल होती है और तीसरी लेयर कोर होती है। कोर दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर हमने देखा था लिक्विड होती है और इनर कोर हमने देखा था कि सॉलिड होती है। अब हमें बिगिन करना है क्रस्ट से और हम समझेंगे कि क्रस्ट क्या होता है। तो क्रस्ट क्या है कि वो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, और ये अर्थ का अगर हम वेट देखें या वॉल्यूम देखें तो सिर्फ 0.5 से 1% हिस्सा बनाती है। तो आपको ये आप जो है हम सभी क्रस्ट पे रहते हैं क्योंकि सॉलिड हमें चाहिए रहने के लिए। और ये सिर्फ अर्थ का कितना परसेंट है, सिर्फ बाई वॉल्यूम सिर्फ 1%, आधे से 1% ये कंपोज्ड है। और अर्थ का मास सिर्फ 1% मास ये अर्थ का क्रस्ट में पाया जाता है। अगर क्रस्ट की डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी भी क्रस्ट की सबसे कम है, सारी लेयर्स में सबसे कम है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और एवरेज डेंसिटी जो अर्थ की है वो 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अगर हम थिकनेस की बात करें तो अगर आप अर्थ को इमेजिन करेंगे तो अर्थ को आप एक अंडे की तरह इमेजिन कीजिए। अंडे का जो आउटर शेल होती है वो सबसे सॉलिड होती है, बट वो शेल सबसे पतली होती है। उसके बाद उसी तरह से उसका वेट भी काफ़ी कम होता है। इसी तरह से क्रस्ट भी आउटर शेल की तरह है जो काफ़ी पतली है, जिसका वेट काफ़ी कम है। इसकी थिकनेस की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी पतली लेयर है, सिर्फ 5 से 30 किलोमीटर थिक होती है ओशियन वाले पार्ट में और 50 से 70 किलोमीटर थिक होती है कॉन्टिनेंटल पार्ट में। तो क्रस्ट हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट। मतलब ओशियंस की जो क्रस्ट है वो अलग होती है और कॉन्टिनेंट की क्रस्ट, कॉन्टिनेंट्स जिस एरिया पे पाए जाते हैं उसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। तो ओशियानिक क्रस्ट की जो थिकनेस है वो काफ़ी कम है, वो सिर्फ 5 से 30 किलोमीटर है। और जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी थिकनेस 50 से 70 किलोमीटर है। पर कुछ एरियाज़ में जहाँ पर माउंटेन पाए जाते हैं वहाँ पर 70 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि हिमालय का रॉक सिस्टम, जो हिमालयन रीजन में क्रस्ट की थिकनेस 70 से 100 किलोमीटर तक है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो है क्रस्ट में डेप्थ के साथ इंक्रीज़ होता है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे क्रस्ट में वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। और बाउंड्री के आसपास, मतलब क्रस्ट और मेंटल की बाउंड्री के पास, यहाँ पे 400 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर 30 डिग्री तक वैरी कर सकता है हर किलोमीटर के लिए। अपर क्रस्ट में जो है टेम्परेचर आपका कम पाया जाता है और लोअर क्रस्ट में टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है। आउटर जो कवरिंग होती है क्रस्ट की, ये सेडिमेंट्री मटेरियल्स की बनी हुई होती है और जो इसके नीचे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए जाते हैं जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं। लोअर लेयर जो क्रस्ट की होती है उसके अंदर बसॉल्ट और बेसिक रॉक्स पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि अपर क्रस्ट में एसिडिक होता है और लोअर क्रस्ट में आपके बसॉल्टिक और बेसिक रॉक्स पाए जाते हैं। जो क्रस्ट की अगर हम बात करें तो हमने अभी देखा था कि क्रस्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और आपका ओशियानिक क्रस्ट। तो ओशियानिक क्रस्ट जो है थोड़ा सा भारी होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थोड़ा सा हल्का होता है। दोनों क्रस्ट जो है सिलिकेट्स के बने होते हैं और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहा जाता है कि वो सियाल का मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का बना होता है और ओशियानिक क्रस्ट जो है आपका साइमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है। तो ये जो डेफिनेशन थी, ये जो क्लासिफिकेशन था, ये सुएज के द्वारा 1831 टू 1914 के बीच में दिया गया था। बट ये क्लासिफिकेशन आज के टाइम में ऑब्सोलीट हो चुकी है। नई क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है लाइटर मतलब फेल्सिक कंपाउंड्स का बना होता है, मतलब जिसमें सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकेट रॉक्स पाए जाते हैं जैसे कि ग्रेनाइट हुआ। तो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है लाइटर एलिमेंट्स का बना होता है जिसको हम फेल्सिक बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसका बना होता है? या तो सियाल आता है तो सियाल भी आपको सही करना है, फेल्सिक आता है तो फेल्सिक भी सही करना है। फेल्सिक में बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकेट को हम फेल्सिक रॉक्स कहते हैं।
ओशियानिक क्रस्ट ऑन दी दूसरी तरफ माफिक का बना होता है। माफिक में आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकेट एक जैसे जो है रॉक्स होते हैं और इसमें बसॉल्ट एटसेट्रा पाया जाता है। तो आपका ओशियानिक क्रस्ट बसॉल्ट का है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट जैसे रॉक्स का बना हुआ होता है। फेल्सिक की बात करें तो फेल्सिक का मतलब होता है ऐसे इग्नियस रॉक्स जिनके अंदर हल्के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि फेल्ड्स्पार और क्वार्ट्ज। माफिक रॉक्स की अगर बात करें तो माफिक रॉक्स में मैग्नीशियम और आयरन पाया जाता है। Ma फॉर मैग्नीशियम और Fi फॉर आयरन। और फेल्सिक में फेल्ड्स्पार और सिलिकॉन हो गया, मतलब फेल्ड्स्पार और क्वार्ट्ज हो गया। फेल्सिक जो है टर्म, इसमें वो रॉक्स पाए जाते हैं जिनके अंदर लाइटर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सोडियम और पोटेशियम। तो हम ये 2-3 बार ये चीज़ देख चुके हैं। तो फेल्सिक, माफिक, सियाल, साइमा, ये आपको याद रखना है। ये सारा किससे रिलेटेड है? क्रस्ट से रिलेटेड है। ओशियानिक क्रस्ट में हमने देखा था साइमा है और ये हमारी ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, और दूसरा हमने देखा माफिक है, ये हमारी न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। माफिक में मैग्नीशियम और आयरन स्टैंड होता है, साइमा में सियाल और मैग्नीशियम स्टैंड करता है। अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो हमने पहली डेफिनेशन देखी थी सियाल, जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम हो गया, और दूसरी हमने देखी फेल्सिक, जिसमें हमने देखा था कि लाइटर एलिमेंट्स होंगे जैसे कि सिलिकॉन, फिर आपका हो जाएगा सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। तो ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को बनाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम क्रस्ट की, ये क्वेश्चन आता है कि कौन से ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट्स हैं अर्थ के क्रस्ट पे, तो बाई वेट अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन पाया जाता है 46.6% बाई वेट। सेकेंड नंबर पर आपका सिलिकॉन होता है 27.7% बाई वेट, फिर एल्यूमिनियम होता है 8.1% बाई वेट, फिर आपका आयरन है 5%, कैल्शियम है 3.6%, सोडियम है आपका 2.8%, पोटेशियम है 2.6% और मैग्नीशियम है आपका 1.5%। अगर हम इसको चार्ट में देखें तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन वाला एरिया सबसे बड़ा है, तो हम ऑक्सीजन सबसे बड़ा हो गया O, फिर सिलिकॉन नेक्स्ट नंबर पे है C, OSAIC एक इसके लिए स्टैंड करता है, एल्यूमिनियम के लिए स्टैंड करता है, और IC मतलब आयरन और कैल्शियम। तो ये आपके एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादा क्रस्ट पे पाए जाते हैं। अब अगर हम बाई केमिकल कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो केमिकल कॉम्पोजिशन में सबसे ज़्यादा आपका परसेंटेज जो सबसे ज़्यादा जिसकी है वो आयरन है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन आता है, फिर आपका बाई केमिकल कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो आयरन सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पर है और सिलिकॉन थर्ड नंबर पर। तो इसको आप याद करेंगे iOS से, आपका जो होता है ना आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसी से आप याद रख सकते हैं। लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर 2 वर्ड से मिलके बना है। लिथोस का मतलब होता है रॉक, प्लस स्फीयर का मतलब होता है सर्कल। तो स्फीयर और सर्कल ऑफ रॉक इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। तो मतलब लिथोस्फीयर जो है काफ़ी स्फीयर ऑफ रॉक है, ये वो रिजिड आउटर पार्ट है और अर्थ का, और इसकी थिकनेस जो है 10 से 200 किलोमीटर तक वेरी करती है। इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल, दोनों चीज़ों को मिला करके हम कंबाइंड रूप से लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर अलग अलग पार्ट स्ट्रक्चर, लिथोस्फीयर जो है एक पूरा होल नहीं है, इसको आप एक पूरे होल की तरह इमेजिन मत कीजिए। ये छोटे छोटे जो है हिस्सों में टूटा हुआ होता है और इनको हम लिथोस्फीरिक प्लेट्स बोलते हैं। और ये प्लेट्स क्या करती हैं? ये प्लेट्स मूव करती रहती हैं। तो इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से अर्थ के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि फोल्डिंग हो जाती है, फॉल्टिंग हो जाती है। अर्थक्वेक जैसे जो फिनोमेना हैं वो लिथोस्फीयर की प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से होते हैं, और इन प्लेट्स को हम टेक्टोनिक प्लेट भी कहते हैं। अब मूवमेंट के लिए आपको पता होगा न्यूटन की लॉ है, बॉडी कंटिन्यूज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल अ फोर्स इज अप्लाइड। मतलब कि कोई भी बॉडी अपने रेस्ट की स्टेट में या मोशन की स्टेट में कंटिन्यू करेगी जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। तो ये फोर्स कहाँ से आती है? ये फोर्स आती है हीट से। तो इसका जो मूवमेंट की जो सोर्स है वो होती है हीट, और ये आपकी प्राइमोर्डियल हीट जो प्लैनेट पे रह गई थी प्लैनेट के फॉर्मेशन के टाइम पर, उसके साथ साथ रेडियो एक्टिव डीके की जो हमने कल बात की थी, यूरेनियम, थोरियम, और उन सब का जो डीके होता है उससे जो आपका लोअर मेंटल है वो गर्म हो जाता है, और ये गर्मी ही लिथोस्फेरिक प्लेट को मूव करने की जो है फोर्स प्रदान करती है। अब नेक्स्ट आपकी लेयर है मेंटल। मेंटल अर्थ का 83% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है और अर्थ का 67% मास फॉर्म करती है। ये आपकी मोहरविसिक डिसकंटिन्यूटी से लेकर के 2900 किलोमीटर तक
डीप है, पाई जाती है। तो मोहर्विसिक डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो अपर मेंटल की जो डेंसिटी है ये 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अभी देखिए क्रस्ट खत्म हुआ है, क्रस्ट के तुरंत बाद मेंटल शुरू हो गया। अब मेंटल का ये ऊपर वाला हिस्सा पार्ट जो है अपर मेंटल होगा, उसके बाद जो है ये लोअर मेंटल होगा। तो अपर मेंटल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्रस्ट जैसे होंगे और लोअर मेंटल के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो इनर कोर जैसे होंगे। तो अपर मेंटल का जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी सी कम पाई जाएगी, 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक पाई जाती है। जबकि जो लोअर मेंटल है वो एस्थेनोस्फीयर के बियॉन्ड एक्सटेंड करता है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और इसकी डेंसिटी 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 5.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक लाई करती है। मेंटल जो है आपका सिलिकेट रॉक्स का बना होता है। तो हमने क्रस्ट में देखा था सियाल और साइमा हमने बात करी थी, फिर उसके अलावा हमने फेल्सिक और माफिक जो है बात करी थी। ये इसके कॉम्पोजिशन है क्रस्ट का। अब अगर हम मेंटल के कॉम्पोजिशन की बात करें, देखिए आपको याद होगा कि क्रस्ट का पता होगा और कोर का पता होगा, यूजुअली हमें मेंटल का नहीं पता होता। तो मेंटल किसका कंपोज्ड होता है, मेंटल जो है मेंटल में सिलिकेट्स रॉक पाए जाते हैं जिनके अंदर आयरन और मैग्नीशियम दोनों पाई जाती हैं और ऑलमोस्ट इनका जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्रस्ट जैसा स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। तो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर आप बात करें तो मेंटल जो है 45% ऑक्सीजन का कंपाउंड बना हुआ होता है, 21% सिलिकॉन का बना होता है, 23% मैग्नीशियम का बना होता है। तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो ओसिम आप याद कर सकते हैं, ऑसम से याद रखिए, ऑसम ओसिम। तो ये मेंटल का आपका कॉम्पोजिशन होता है। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 200 डिग्री सेंटीग्रेड अपर बाउंड्री में पाया जाता है, क्रस्ट के साथ वाली बाउंड्री में, और नीचे जो कोर के पास वाली बाउंड्री है वहाँ पर 4000 डिग्री इसका टेम्परेचर पाया जाता है। तो मेंटल का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो मेंटल के बारे में एक और चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि देखिए मेंटल के में अभी हमने देखा कि अपर लेयर्स में 200 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर होता है, जबकि लोअर लेयर में 4000 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर होता है। तो सेम लेयर में इतना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे कन्वेक्टिव मटेरियल सर्कुलेशन होने लगता है और यही कन्वेक्टिव मटेरियल सर्कुलेशन जो है इसी की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है। तो क्या होता है कि कन्वेक्शन में हमने कल बात की थी, हीट सोर्स के पास कोई एक ठंडा मटेरियल आकर के हीट एब्जॉर्ब करता है और वहाँ से जो है दूर चला जाता है। तो कंटिन्यूसली ये साइकिल चलती रहती है। मान लीजिए पार्टिकल ए है, ये आपका जो है लोअर मेंटल है और ये आपका अपर मेंटल है। अब अपर मेंटल से एक मान लीजिए एक पार्ट जो आपका सिलिकॉन का एक छोटा सा हिस्सा है, एटम ए है, ये लोअर मेंटल में आया, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करके फिर वापस अपर मेंटल में चला गया। अब फिर यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, फिर ये वापस आएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये जो साइकिल होती है, इसी साइकिल की वजह से मूवमेंट होने लगता है। इस साइकिल की वजह से एनर्जी कन्वेक्टिव करंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से आपका जो है टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होने लगता है। तो अब लोअर लेयर्स में जो हीट है वो किस वजह से है, प्राइमॉर्डियल हीट की वजह से। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि प्राइमॉर्डियल हीट जो है एक रीज़न होता है मेंटल में लिथोस्फेरिक प्लेट के मूवमेंट का। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, एस्थेनोस्फीयर की बात करते हैं। एस्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे है। तो हमने देखा था लिथोस्फीयर में अपर मेंटल और आपका क्रस्ट आता है। अपर मेंटल के जस्ट नीचे आपका एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है। ये आपका अगर अर्थ को सीधे काटेंगे तो 80 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक की डेप्थ पे जो लेयर पाई जाती है उसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ये काफ़ी विस्कस होती है। विस्कस मतलब अगर आप जैसे वैक्स की लेयर होती है, आपने दबाया तो एकदम दब जाती है, वैसे ही ये सेमी सॉलिड लेयर होती है और काफ़ी ज़्यादा विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। मैकेनिकली ये काफ़ी वीक लेयर होती है, डक्टाइल होती है, फैल जाएगी। अगर आप उसको दबाएंगे तो एकदम से फैल जाएगी। तार एकदम खिंच जाता है, वैसे ही ये लेयर भी खिंच जाती है और इसकी डेंसिटी क्रस्ट से ज़्यादा होती है। इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से एस्थेनोस्फीयर जो है प्लेट मूवमेंट को एड करता है, प्लेट मूवमेंट में हेल्प करता है और जो है आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट करता है। आइसोस्टेसी का मतलब होता है प्रेशर का बैलेंस करना। तो ये जो है आपका प्रेशर को बैलेंस करके प्लेट के मूवमेंट्स को ये एड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिवेटेड पार्ट है, जो आपका फूटा हुआ पार्ट है क्रस्ट का, उसको काउंटर बैलेंस कर दिया जाता है दूसरे पार्ट के डिप्रेशन से। तो ये आपका आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट होता है। अब ये आपका एस्थेनोस्फीयर ही मेन सोर्स है मैग्मा का। जो जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे जो भी लिक्विड और मैग्मा जो भी अर्थ के सरफेस पे आता है वो एस्थेनोस्फीयर वाले लेयर से आता है।
नेक्स्ट आपकी जो लेयर होती है उसको हम आउटर कोर बोलते हैं। तो कोर में हमारी आउटर कोर और इनर कोर हो गई। मेंटल में हमने देखा था कि आपकी जो आउटर मेंटल है वो और क्रस्ट बना करके लिथोस्फीयर बनाते हैं, और जो इनर मेंटल है वो आपकी जो लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे वाला जो भी मेंटल बचा उसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। अब आपका आउटर कोर हो गया। आउटर कोर जो है 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक लाई करता है अर्थ के सरफेस पे। ये आपका आयरन और निकेल का बना होता है, इसीलिए इसको हम नाइफ बोलते हैं। Ni फॉर निकेल, Fe फॉर आयरन। और इसके अलावा इसमें ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं कुछ लाइटर एलिमेंट्स के। तो जैसे कुछ लाइटर एलिमेंट्स हो गए उनके भी ट्रेसेस पाए जाते हैं। आउटर कोर में ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, इसीलिए ये सॉलिड में कन्वर्टेड नहीं हो पाता, लिक्विड होता है। और इसका कॉम्पोजिशन काफ़ी सिमिलर होता है इनर कोर का के जैसा ही कॉम्पोजिशन है, पर ये सॉलिड इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर प्रेशर की कमी है। इसकी डेंसिटी 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के 12.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होती है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें आउटर कोर के, तो इसके टेम्परेचर 4400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है आउटर रीजन्स में, और 6000 डिग्री तक हो सकता है इनर कोर में। डायनामो थ्योरी जो है ये सजेस्ट करती है कि आउटर कोर में भी कन्वेक्शन करंट होता है, वैसे ही जैसे हमने देखा था अभी इनर कोर आपका ज़्यादा हॉट है, आउटर कोर आपका कम हॉट है। तो आउटर कोर में भी अगेन जो लिक्विड पोर्शन है वो इनर कोर से हीट एब्जॉर्व करेगा, वापस चला जाएगा। तो ये कंटिन्यूसली जो है आयरन इस तरह से मूव करे कन्वेक्शन करंट में हो रहा है यहाँ पे, और यही एक रीज़न होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। तो कल हम अर्थ के मैग्नेटिज्म के वाले चैप्टर को देखेंगे और वहाँ पर हम इस मैग्नेटिक थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब इनर कोर की बात करते हैं। इनर कोर 5100 किलोमीटर तक से एक्सटेंड करती है और अर्थ पूरा ये अर्थ को कंपोज करती है। ये आपका प्राइमरली अगेन ये भी नाइफ मतलब निकेल और आयरन की बनी हुई है। तो 80% इसका जो कॉम्पोजिशन है उसमें 80% आयरन है और कुछ 20% के आसपास निकेल पाया जाता है। इस लेयर के अंदर जो है आपकी शेयर वेव्स, मतलब कि आपकी जो ट्रांसवर्स सिस्मिक वेव हैं जिनको हम कहते हैं एस वेव, वो पास कर सकती है। हमने कल देखा था कि एस वेव केवल सॉलिड में से पास होती है, तो एस वेव जो है इस लेयर में पास कर सकती हैं, इसीलिए हमें पता है कि ये वाली लेयर सॉलिड होती है। अर्थ की जो इनर कोर है वो थोड़ा सा फास्टर रिवॉल्व करती है और रोटेशन ऑफ अर्थ सरफेस से, मतलब जो आपका सरफेस का रोटेशन है उससे थोड़ा सा तेज़ रोटेशन होता है कोर का। सॉलिड जो इनर कोर है काफ़ी गर्म है और इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड को होल्ड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये गर्म पाई जाती है। बट रीज़न क्या है इसके सॉलिडिफाई होने का? रीज़न ये है कि इस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गई है। डेंसिटी की अगर आप बात करेंगे तो डेंसिटी 12.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक इसकी डेंसिटी होती है। कोर मतलब इनर कोर और आउटर कोर अर्थ का केवल 16% बाई वॉल्यूम होते हैं। हमने देखा था कि मेंटल आपका 84% के आसपास है, कोर आपका 80 हमने 5% के आसपास देखा था। कोर आपका ऑलमोस्ट 16% के आसपास बाई वॉल्यूम कवर करता है। तो अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 83% आप मान लीजिए मेंटल को, 16% आप मान लीजिए कोर को और 1% आप मान लीजिए क्रस्ट को। तो ये आपके अर्थ का टोटल कॉम्पोजिशन ये आप पाएंगे। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि अर्थ की जो इनर कोर है उसकी अगर आप हीट देखेंगे, उसका अगर टेम्परेचर देखेंगे तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये सन के सरफेस जितना ऑलमोस्ट टेम्परेचर हो जाता है, बट यहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ये जो है लिक्विड नहीं बन पाता है और इसीलिए इनर कोर हमारा सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि इतना गर्म होने के बावजूद भी इनर कोर सॉलिड क्यों है? तो रीज़न उसका होता है कि इनर कोर इसलिए सॉलिड है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। उसके अब हम देखते हैं डिसकंटिन्यूटीज़ के बारे में। तो सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी का मतलब वो रीजन होता है जहाँ पे अर्थ सिस्मिक वेव जो है थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंटली बिहेव करती हैं आसपास के सराउंडिंग रीजन से, क्योंकि वहाँ पे अचानक से काफ़ी चेंज हो गया फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो अगर आप एक लेयर से दूसरी लेयर में जाएंगे तो एकदम से बहुत चेंज आ जा रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी में भी और केमिकल प्रॉपर्टी में भी। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसको क्रॉस करते ही सिस्मिक वेव का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो जाता है। तो इसलिए इसको जो है हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मतलब लेयर कंटिन्यूस वैसे नहीं चल रही जैसे चल रही थी, लेयर में थोड़ी सी चेंज आया है। तो टोटल हमारी जो डिसकंटिन्यूटीज़ हैं उनको अगर हम ऊपर से देखेंगे तो 5 डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं: कॉनराड, मोहरविसिक, रेपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन।
तो कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी का मतलब है ये डिसकंटिन्यूटी आपके अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में पाई जाती है, तो इसको हम कहते हैं कॉनरेड। ठीक है। सेकंड नंबर पर होती है मोहरविसिक डिसकंटिन्यूटी, ये ज़्यादा फेमस है, ये आपने सुनी होगी। क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है, मतलब आपके क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो लेयर पाई जाती है, डिफरेंस करती है, उस लेयर को हम मोहरविसिक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। फिर आपकी होती है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो लेयर पाई जाती है या जिस लेयर से अपर और लोअर मेंटल डिफ्रेंशिएट होंगे, उस लेयर को हम रेपिटी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। फिर आपकी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये भी काफ़ी फेमस है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी का मतलब हुआ मेंटल और कोर के बीच में जो डिफरेंस वाली लेयर आएगी, उसको हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। फिर आपकी आती है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ये आपकी इनर कोर और आउटर कोर के बीच में की जो लेयर है, उसको हम लेहमैन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका अपर क्रस्ट हो गया, ये आपका लोअर क्रस्ट हो गया, इन दोनों के बीच में आपकी कौन सी हो गई? कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी हो गई? मोहरविसिक डिसकंटिन्यूटी। फिर मेंटल और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में हो गई रेपिटी। फिर आपकी मेंटल और कोर के बीच में हो गई गुटेनबर्ग, कोर और कोर के बीच में हो गई लेहमैन। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है? याद करने की ट्रिक है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। सी कोई से हम देखेंगे कॉनरेड, फिर मुझे से देखेंगे मोहरविसिक, रेड से देखेंगे रेपिटी, गुलाब से देखेंगे गुटेनबर्ग, लादो से देखेंगे लेहमैन। और ये हम ऊपर से नीचे की देख रहे हैं तो आपका कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में है। मोहरविसिक डिसकंटिन्यूटी अपर और लोअर आपकी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में है। रेपिटी डिसकंटिन्यूटी आपकी अपर और लोअर मेंटल के बीच में है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में है। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी आपकी आउटर और इनर कोर के बीच में है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इतना ही है इस चैप्टर में जो भी आपको पढ़ना था। अब इसके आप क्वेश्चंस कल हम जो है क्विज़ में इसी के से क्वेश्चंस करेंगे अगेन। कल हम ज्योग्राफी की क्विज़ करेंगे और ज्योग्राफी की क्विज़ में हम लेसन नंबर 1 से कंपोज्ड जो भी क्वेश्चंस आए थे यूपीएससी में पास्ट पेपर्स में और जो भी आ सकते हैं उनके हम क्वेश्चंस लगाएंगे। तो उनको आप कीजिएगा। कल रात को 9 बजे आपकी क्विज़ होगी। t.me/सिविल्स तैयारी पे आप आ सकते हैं, वहाँ पर हम इस क्विज़ को करेंगे, तो आप क्विज़ लगा सकते हैं। उसके साथ साथ कल चैप्टर शुरू होने से पहले, सेकंड चैप्टर शुरू होने से पहले आपको एक मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसको आपको सॉल्व करके आंसर भेजना है और उसका हम एक सैम्पल आंसर भी देखेंगे। तो टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। आप हमें फॉलो कर सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को youtube.com/सिविल्स तैयारी ऑफिशियल। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए t.me/सिविल्स तैयारी आप टाइप कर सकते हैं। फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं instagram.com/सिविल्स तैयारी, और फेसबुक के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं fb.com/सिविल्स तैयारी। सो हैव ए गुड डे एंड टेक केयर।